हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म द ग्रेव डिगर्स वाइफ। दोस्तों, कहानियों का मानव जीवन में एक मुख्य स्थान है, क्योंकि कहानियाँ कहीं और से बनकर नहीं आती, हमारे बीच से ही आती है, हमारे जीवन से ही निकलती है। इस कहानी को देखने के बाद मैं काफ़ी देर सोच विचार में ही डूबा रहा कि क्या सच में किसी की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा कठोर हो सकती है। सुबह से शाम हो जाती है, पर इंसान एक वक्त की रोटी भी अपने परिवार के लिए नहीं कमा पाता। इस कहानी ने मुझे पूरी तरह से निशब्द कर दिया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी जिबूती नाम के देश से शुरू हुई, जो कि ईस्ट अफ्रीका में स्थित एक देश है। कहानी उसी देश के एक छोटे से शहर की है। शहर के एक कब्रिस्तान में हम कुछ लेबरर का ग्रुप देखते हैं, जो कब्र खोद अपना जीवन बसर करते। इसी में एक शख्स है ओमर, जो कि कब्र खोदने का काम बरसों से करता है। उसके साथ काम करने वाला शख्स हसन उन्हें एक कहानी सुनाने लगा, चूहे और बिल्ली की, जिसे सुन वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगे। ओमर और हसन में अच्छी दोस्ती है। काम खत्म कर वो अपने घर की तरफ निकल गया। उसी शहर के एक स्लम इलाके में वो रहता है। ओमर यहाँ का निवासी नहीं, वो तो एक छोटे से गांव से है। पत्नी के जिद करने पर इस शहर में आकर बस गया। यहाँ भी उनकी ज़िंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही। पत्नी नसरा को किडनी की एक घातक बीमारी है। अगर सही वक्त पर इलाज नहीं मिला तो जान भी जा सकती है। बस इसी डर में उनका दिन कट रहा था। इतने पैसे भी नहीं कि वो उसका इलाज करवा सके। भला कब्र खोदना भी कोई काम है? इसमें भला क्या कमाई होगी? बस समझ लीजिए, 2 वक्त की रोटी के पैसे निकल आते होंगे। आज उमर ने गांव वापस लौटने की इच्छा जताई, पर नसरा ने वहां जाने से मना कर दिया। उमर भी उसकी बात मान गया, जैसी उसकी मर्जी। जीवन में इतनी सारी कमियों के बावजूद दोनों का प्रेम अटूट था। उनका एक बेटा भी है, महद। जब वो सो जाते तो वो खेलकर घर आता। उसे किसी का डर नहीं। माँ बीमार है और पिता दिन भर काम की तलाश में बाहर रहता। वहीं पास में एक अस्पताल है, जहाँ हर रोज उमर और उसके साथी बाहर बैठ घंटों इंतजार करते कि कोई मृत शरीर आ जाए और उन्हें कब्र खोदने का काम मिल जाए, जिससे उसकी और उसके साथियों की थोड़ी सी आमदनी हो जाए। घंटों उस तपती धूप में इंतजार करता। मजबूरी है, खाली हाथ घर भी नहीं लौट सकता। चप्पल भी पूरी तरह से घिस चुकी है। बार बार उसकी बंधी निकल जाती। तभी वहाँ एक एम्बुलेंस आई। सभी भागते हुए भीतर गए। लगता है कोई लाश आ गई, पर नर्स ने कहा कि शख्स जीवित है, इसलिए उन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनते ही उमर का मन निराशा से भर गया, क्योंकि कुछ घंटों में ही शाम हो जाएगी और अभी तक एक फूटी कौड़ी की कमाई नहीं हुई। ये ज़िंदगी का खेल भी बहुत अजीब है। किसी की मौत किसी के घर में खुशियाँ ले आती है, तो किसी के घर में मातम। हसन ने कहा, हम यहाँ सुबह से हैं और किसी की मृत्यु नहीं हुई, और लगता भी नहीं कि अब कोई लाश आएगी। इतना कहकर वो चला गया। शायद उमर में अभी भी उम्मीद है, पर धीरे धीरे करके उसके सभी साथी चले गए, इसलिए उमर भी वहाँ से चला गया। आते वक्त बाजार में एक महिला ने उसे एक बोझा उठवाकर अपनी कार में रखवाया, लेकिन पैसों के नाम पर उसे कुछ सिक्के थमा दिए, मानो जैसे उसे भीख दे रही हो। जब उसने और पैसे मांगे तो उसकी बातों को अनदेखा कर वो महिला वहाँ से चली गई। तभी बाजार में उसने अपने बेटे महद को भागते हुए देखा, पर इस वक्त उसे स्कूल में होना चाहिए। पीछा किया, पर वो ना जाने कहाँ निकल गया। शाम वो उस जगह गया जहाँ महद अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है। उमर ने उसे घर चलने को कहा। महद काफ़ी गुस्से में घर चला गया। वहाँ पड़ोस का लड़का अली भी था। महद को बिगाड़ने की वजह उमर अली को ही मानता है। वहीं पास एक दुकान है, जहाँ हर सुबह उमर और उसका दोस्त हसन चाय पीने जाते। हसन वहाँ एक महिला को पसंद करता है, लेकिन शर्मीले स्वभाव का होने की वजह से कुछ कह नहीं पाता। पर इस बात की जानकारी उमर को अच्छे से थी। आज नसरा अच्छे से तैयार हुई और उमर को भी साफ सुथरे कपड़े पहनाए, और वो उसे लेकर एक अनजान शादी में चली गई, जिसका इनविटेशन भी उसे नहीं आया। वहाँ नसरा की तबीयत फिर खराब हो गई और वो नीचे गिर पड़ी। वहाँ से उमर उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया, अगर नसरा का जल्दी इलाज नहीं कराया गया तो वो मर सकती है। उमर के लिए ये बात किसी बुरे सपने से कम नहीं। दवाइयों से इन्फेक्शन रुका नहीं तो जल्द ही ऑपरेशन के लिए उसे इथियोपिया ले जाना होगा। हर रोज़ यहाँ से वहाँ उमर का सारा दिन काम की तलाश में ही बीत जाता। पढ़ा लिखा नहीं तो सिर्फ मेहनत वाले काम ही उसके पल्ले पड़ते। बोझा उठाना हो या कब्र खोदना हो,
कई जगहों पर तो उसे मना भी कर देते कि यहाँ किसी मजदूर की ज़रूरत नहीं। आज काम से जल्दी ही लौट आया। नसरा ने उसे याद दिलाया कि उन्होंने भी कई सपने देखे थे, अपना खुद का व्यापार खोलना और महद को एक अच्छे स्कूल में भेजना, उसके बाद अफ्रीका के अलग अलग देशों में घूमना। बस इसी उम्मीद में दिन कट रहे हैं। इन्हीं बातों के बीच दोनों काफ़ी भावुक हो गए। दूसरे दिन काम पर जाने से पहले उमर ने सोचा एक बार महद के स्कूल होता चलूं। वहाँ टीचर ने बताया पिछले 2 हफ्तों से महद स्कूल ही नहीं आया। हम देखते हैं महद दिन भर अपने दोस्तों के साथ बस आवारागर्दी करता, उसे किसी का भी डर नहीं। अब उमर को भी उसकी चिंता सताने लगी कि अगर वो पढ़ेगा नहीं तो क्या उसकी तरह वो भी बोझा उठाएगा या कब्र खोदेगा। पूरा दिन बस चिंता में ही बीत गया। शाम वो घर लौटा। वहाँ उमर ने उससे सवाल किया कि 2 हफ्तों से स्कूल क्यों नहीं गए। पकड़े जाने पर महद ने डर से उसका जवाब नहीं दिया। महद ने कहा तुम दोनों को पढ़ना लिखना नहीं आता तो मुझे भी अकेला छोड़ दो। ये कहकर वो घर से निकल गया। ये सुन उमर को काफ़ी तकलीफ हुई। नसरा ने उमर को मना किया कि वो इस तरह से उस पर चिल्लाया ना करे, अभी वो बहुत छोटा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। दूसरे दिन उसने हसन को काफ़ी उदास बैठा देखा तो पूछ लिया कि क्या बात है। हसन ने बताया मैं कल रात सो नहीं पाया, ये सोचकर कि एक गाय खरीदूं या एक बंदर। उसकी बात सुन उमर मुस्कुराया और कहा बस इतनी सी बात, अगर मेरी परेशानियों के बारे में सुनोगे तो शायद तुम अपनी परेशानियों को भूल जाओ। मेरी उम्र 45 की हो गई है, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं, पत्नी बीमार और बेटा मुझे पसंद नहीं करता। हसन को उसकी परेशानियों को सुन काफ़ी दुख हुआ, पर है तो वो भी एक मामूली सा मजदूर। उमर ने उस महिला को आवाज़ दी जिसे हसन पसंद करता है। हसन ने उसे मना किया, फिर भी उमर नहीं माना और वहाँ दोनों की बात करवाई। उस लड़की का नाम निम्को है। यहाँ पता चला कि वो भी हसन को पसंद करती है। शाम वो घर लौटा तो देखा नसरा दर्द से कराह रही है, हालात बिगड़ती जा रही है। समझ नहीं आता कि आखिर उमर क्या करे। जब उमर से उसकी ये हालत देखी नहीं गई तो उसे डॉक्टर के पास ले गया। उसने बताया कि नसरा का ऑपरेशन इसी अस्पताल में हो सकता है, लेकिन इसके लिए $4000 लगेंगे। उमर के लिए ये रकम काफ़ी बड़ी थी। उसे समझ नहीं आता कि वो इतने पैसे लाएगा कहाँ से। अगर खुद को बेच दे तो भी कोई इतने पैसे न दे और ना ही उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ है। मदद के लिए वो पास के एक दुकान पर गया। वहाँ उसने अहमद को बुलाने के लिए कहा। अहमद की पत्नी भीतर गई और बाहर आकर कहा कि अहमद घर पर नहीं, जबकि अहमद घर पर ही था। शायद वो पहले से अहमद को जानता है, पर अहमद की पत्नी ने उसे वहाँ से भगा दिया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा, चोरी करे, डाका डाले, आखिर करे तो क्या करे। सोचते सोचते आंखें नम हो गई। उस रात उमर कई लोगों के पास मदद के लिए गया, पर हर किसी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। रात वो ब्यूरो दी चेंज गया, जहाँ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की जाती है। वो बिना कुछ कहे काउंटर के सामने खड़ा हो गया। उसने पत्थर उठाकर दिखाया। उस शख्स ने पुलिस को कॉल करने की धमकी दी। उमर वहाँ से चला गया, क्योंकि वो चोरी नहीं कर सकता, ना ही किसी का कत्ल कर सकता है। उसके आदर्श उसे इस बात की इजाज़त नहीं देते। वो हालातों से मजबूर है, पर कोई हत्यारा नहीं। दूसरे दिन उमर अपने साथियों के साथ कब्र खोदने जा रहा है। वो अब भी काफ़ी सोच में था। उसके साथी काफ़ी हंसी मजाक कर रहे हैं। काम ख़त्म हुआ। जाते वक्त उमर ने हसन से पूछ लिया कि क्या बात है, आज तुम काफ़ी खुश हो। हसन ने बताया कि निम्को ने शादी के लिए हाँ कर दी और ये सब सिर्फ उमर की वजह से मुमकिन हो पाया है। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उमर को दिए। ये पैसे उसके सभी साथियों की तरफ से है। इतने पैसों से उमर की मदद नहीं हो पाएगी, फिर भी उसने वो पैसे रख लिए। उसके लिए ये काफ़ी बड़ी बात थी कि उसके दोस्तों ने उसकी मदद करने की सोची। घर लौटा तो पत्नी दर्द में थी, पहले से ज़्यादा दर्द और तकलीफ में, पूरी तरह से बेबस और लाचार। उमर को कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा तो पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। उसने अपने बेटे महद से कहा कि मैं मदद के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, 2 से 3 दिनों में लौट आऊँगा। यहाँ अपनी माँ का ख्याल रखना। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर उसे दिए और वहाँ से निकल गया। रात महद अपनी माँ के पास आया। उसे अपनी माँ की अब काफ़ी चिंता होने लगी, क्योंकि उसे पता है कि उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। उमर को पैदल सफ़र करते हुए आज दूसरा दिन है। सफ़र बंजर बीहड़ों से होकर जाता था।
जिसमें उसके एक पैर की चप्पल भी टूट गई। इतने पैसे नहीं कि गाड़ी घोड़े से यात्रा तय कर पाए। सफर अभी लंबा था और पैरों में चप्पल भी नहीं। तेज धूप से धरती जल रही थी। यह महद पैसे जमा करने के लिए यहाँ वहाँ काम के लिए भटकने लगा, जैसे कि गाड़ियों के कांच साफ करना, बस में चढ़ने वाले यात्रियों को आवाज़ देना। हम देखते हैं बिना चप्पलों के नंगे पैर सफ़र तय नहीं किया जा रहा। वो एक घर के बाहर पहुंचा और एक महिला से मदद मांगी कि अगर घर में कोई पुराना चप्पल या जूता हो तो उसे दे दे। उस महिला ने उसे हील वाली सैंडल दे दी, जो कि किसी काम की नहीं। उससे चढ़ान पर चलना मुश्किल हो रहा था। उसके पैरों के तलवे में काफ़ी चोट आ गई थी। उसने अपनी शर्ट निकालकर अपने पैरों में बांध ली। ऊपर नज़र घुमाई तो आसमान में गिद्ध मंडरा रहे थे, अपने शिकार की तलाश में। वहाँ से वो अपने आगे के सफ़र पर निकल गया। कल तक किसी भी हालत में उसे अपने गांव पहुंचना होगा। रात को एक परिवार के साथ वहीं एक जगह बैठ गया। सुबह यात्रा करेगा। ये परिवार भी अपने सफ़र पर निकला था। उमर ने बताया वो गांव जाकर अपने हिस्से की भेड़ बकरियां बेच देगा और उन पैसों से अपनी पत्नी का इलाज करवाएगा। यह महद अब अपनी माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगा और उनका ख्याल रखने लगा। दूसरे दिन हम देखते हैं सुबह उमर अपने गांव पहुंच गया। हमें लगा था कि उमर का गांव हरा भरा होगा, खेत खलिहान होंगे, नदी पेड़ पौधे झरने होंगे, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। उमर का गांव बंजर पहाड़ों से घिरा हुआ था, झुग्गियों और पत्थरों वाला गांव है। समझ नहीं आता आखिर उमर को यहाँ कौन सी मदद मिल पाएगी। यहाँ के लोगों को देख लगता है यहाँ की ज़िंदगी हर दिन एक चुनौती होगी। इतने सालों बाद जब उमर अपने गांव पहुंचा तो सभी की निगाहें उस पर अटक गईं कि आखिर उसे शहरों में ऐसा क्या नहीं मिला जो इस उजड़े और बंजर गांव में आ गया। इस गांव में उसके 3 भाई अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। वो जाकर अपनी माँ से मिला। उमर की माँ नसरा को पसंद नहीं करती। शायद इसी वजह से नसरा इस गांव में कभी लौटकर नहीं आना चाहती। माँ ने पूछ लिया कि आखिर क्या वजह थी जो इतने सालों बाद तुम्हें इस गांव की याद आ गई। उमर ने कहा वो भेड़ बकरियों में अपना हिस्सा लेने आया है। उसकी माँ ने कहा उसके हिस्से की बकरियों को उसने उसके भाइयों में बांट दिया क्योंकि उनका यहाँ ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। उमर का अब यहाँ इस गांव में कुछ भी नहीं। वो वापस शहर लौट सकता है। उमर अपने छोटे भाई के पास गया और कहा कि उसे अपने हिस्से की बकरियां वापस चाहिए। इस बात का फैसला करने के लिए गांव के सरपंच ने एक पंचायत बिठाई, जहां आज भी जब कोई समस्या होती है तो उसे पंचायत की मदद से ही हल किया जाता है। हम देख पाते हैं कि भीड़ में बैठे कुछ लोग भाई और भाई के बीच की कलह का पूरा आनंद ले रहे थे, जो कि काफ़ी शर्मनाक था। यहाँ सरपंच ने अपना फैसला सुना दिया कि उमर को यहाँ कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, इसलिए उसे वापस लौट जाना चाहिए। उमर ने अपने भाई को मनाने की काफ़ी कोशिश करी कि ये गांव ही उसकी आखिरी उम्मीद है, पर उसके भाइयों के पास उसे देने के लिए नफ़रत के अलावा और कुछ भी नहीं। उसने बताया कि मेरी पत्नी मर रही है, पर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अब उमर की ये आखिरी उम्मीद भी टूट गई। यहाँ हम देखते हैं पड़ोसी जहरा जब नसरा के घर में आई तो ज़ोर से चिल्लाई क्योंकि उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी। जल्दी ही उसने नसरा को अस्पताल में भर्ती कराया। ये वही हॉस्पिटल था जहाँ अक्सर उमर उसका इलाज करवाने आता। उस महिला डॉक्टर ने कहा जल्द ही अपने पिता को यहाँ बुलाओ क्योंकि ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन महद ने बताया कि संपर्क नहीं कर सकता। उस गांव में संपर्क करने का कोई जरिया नहीं। डॉक्टर यास्मीन को कुछ समझ नहीं आया। उसने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात की ऑपरेशन करने के लिए, पर बिना पैसों के वो इलाज करने को तैयार नहीं। शाम हम देखते हैं उमर एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है। रात जब उमर का भाई अपनी बकरियों को चेक करने आया तो देखा उसकी सारी बकरियां गायब है। उसने चिल्लाकर अपने भाइयों को बुलाया। सुबह हम देखते हैं उमर उन बकरियों को हाँक कर पहाड़ी रास्ते से ले जा रहा है, पर उसके लिए ये काफ़ी मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसका एक पैर बुरी तरह से जख्मी है। आखिरकार उसके तीनों भाई उस तक पहुंच ही गए। उन्होंने उसे लाठी डंडों से बहुत पीटा। उमर बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसका शरीर पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। उसके भाई उसे अधमरी हालत में छोड़ वहाँ से चले गए। यहाँ हम देखते हैं डॉक्टर यास्मीन ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात करके नसरा का ऑपरेशन करवा दिया। अब वो खतरे से बाहर है। ये सुनते ही महद का चेहरा पूरी तरह से खिल गया। यहाँ उमर का शरीर बुरी तरह से जख्मी कि वो लौटकर शहर भी नहीं जा सकता।
वो किसी तरह रेंग कर सड़क के किनारे आ गया और वहीं बेहोश हो गया। यहाँ महत गांव जाने वाली सड़क के किनारे अपने पिता का इंतजार करने लगा, क्योंकि उन्हें गए 3 दिनों से ज़्यादा का वक्त बीत गया। शायद वो आते ही होंगे। हम देखते हैं सड़क से गुजरने वाले एक शख्स ने उमर को अपनी गाड़ी के पीछे लाद लिया। यहाँ हम देखते हैं शाम का वक्त। महत फुटबॉल खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ। उसकी बॉल सड़क से गुजरने वाली एक गाड़ी में चली गई। ये वही गाड़ी थी जिसमें उमर है, पर इस बारे में महत को नहीं पता। महत और उसके साथी बॉल के लिए गाड़ी के पीछे भागने लगे और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, हम अपने जीवन में कमियां निकालने में ही व्यस्त हैं और किसी की ज़िंदगी काली अंधेरी रात जैसी है जिसका सूरज हमेशा के लिए डूब चुका है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।